नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कंपनियों का एकीकरण क्या होता है, यानी अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। इसमें आज हम लोग इसके मीनिंग को, डेफिनेशंस को, मेरिट को और डिमेरिट यानी अर्थ, परिभाषा, गुण और दोष को समझेंगे कि एकीकरण क्या होता है। एकीकरण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। कंपनियों के एकीकरण से तात्पर्य दो कंपनियों के समापन से बनी हुई नई कंपनी से है, जहां पर दो कंपनियां मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती हैं और एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर एकदम साधारण सी बात है कि एकीकरण का मतलब यह है कि जहां पर दो कंपनियां मिल जाएंगी और वे दोनों कंपनियां अपने अस्तित्व को समाप्त कर देंगी और अपने अस्तित्व को समाप्त करके एक नई कंपनी का निर्माण करेंगी। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है एकीकरण में। अब हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। उदाहरण, दो कंपनियां एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड हैं। जब इन दोनों कंपनियों का एकीकरण होगा तो यह दोनों कंपनियां समाप्त हो जाएंगी। उसके पश्चात एक नई कंपनी का निर्माण होगा। उदाहरण के रूप में हम लोग नई कंपनी को जेड लिमिटेड के नाम से जान सकते हैं। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है वाई लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां क्या करती हैं, आपस में मिल जाती हैं और अपने आप को, अपने अस्तित्व को समाप्त करके एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं और उस कंपनी का नाम है जेड लिमिटेड। एकीकरण की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक कंपनियां समापन में जाती हैं और उनके व्यवसायों को लेने के लिए एक नई कंपनी समावेलित यानी निर्मित की जाती है तो इस प्रक्रिया को एकीकरण कहा जाता है, जो मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 अप्रैल 1955 को एक लेखा प्रमाप का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया लेखा प्रमाप 14। इस लेखा प्रमाप में एकीकरण से संबंधित प्रावधान दिए गए। इस लेखा प्रमाप के अंतर्गत कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया जो एकीकरण से जुड़े हुए हैं। वे सारे शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। यानी यहाँ पर कहा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो ICAI है, अकाउंटिंग बॉडी है, उसने एक नया लेखा प्रमाप बनाया और उसको इशू किया, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। इसको लेखा प्रमाप 14 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहते हैं, जो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के बारे में बताता है। उसमें कौन कौन सी बातें प्रमुख रूप से दी गई हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। पहला, एकीकरण यानी अमलगमेशन। इसमें कहा गया है कि एकीकरण का तात्पर्य कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होने वाले एकीकरण से है या कंपनी पर लागू होने वाली किसी नियमों के अंतर्गत होने वाली एकीकरण से है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर एकीकरण होगा तो उस एकीकरण में जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं वे सारे के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और यह अमलगमेशन होता क्या है इसको मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा, हस्तांतरक कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी। हस्तांतरक कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसका एकीकरण किसी दूसरी कंपनी में होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी कंपनी का एकीकरण किसी अन्य कंपनी में होता है, विशेष रूप से उसको कहा जाता है हस्तांतरक कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी। तीसरा है हस्तांतरी कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी। हस्तांतरी कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसमें हस्तांतरक कंपनी का एकीकरण होता है, यानी जो कंपनी किसी अन्य कंपनी को अपने में समाहित कर रही है उस कंपनी को कहा जाता है हस्तांतरी कंपनी। चौथा, संचय यानी रिजर्व्स। संचय का तात्पर्य उस राशि से है जो प्रबंधक द्वारा उपक्रम की अर्जित आय, प्राप्तियों या अन्य आधिक्यों, जो या तो पूंजीगत हों या आयगत हों, में से किसी सामान्य या विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, परंतु इनमें
ह्रास या संपत्तियों के अवमूल्यन या किसी ज्ञात दायित्व हेतु किया गया संचय शामिल नहीं होता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कंपनी का प्रॉफिट आता है तो कंपनी के प्रॉफिट में से जो पैसे बचा कर रखे जाते हैं कंपनी के जो भी मैनेजमेंट होते हैं उनके द्वारा, तो उन्हीं पैसों को कहा गया है संचय। और आगे यह भी बताया जा रहा है कि जो भी धन किसी भी संपत्ति के ह्रास या अवमूल्यन, जिसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, उसको उसके दायित्व की पूर्ति के लिए रखा गया है, यानी प्रोविजन जो बनाया गया है, उस प्रोविजन को कभी भी इस संचय में यानी रिजर्व में शामिल नहीं किया जाता है। संचय की बात फाइनल अकाउंट जब हम लोग बैलेंस शीट को पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से कर लेंगे। पांचवा, प्रतिफल यानी कंसिडरेशन। एकीकरण के संबंध में प्रतिफल से आशय हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को अंशों या अन्य प्रतिभूतियों एवं अन्य संपत्तियों तथा रोकड़ यानी कैश के रूप में किए जाने वाले भुगतान से है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कंपनी किसी कंपनी को अपने में मिलाएगी उसके द्वारा जो भी भुगतान किया जाएगा या तो कैश में किया जाए या फिर अन्य प्रतिभूतियां जो है उसमें किया जाए, अंशों में किया जाए, उसी को कहा जाता है कंसीडरेशन। और फिर कंसिडरेशन के मामले में हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसमें पढ़ा भी था कि जब कोई वस्तु या कोई सेवा ली और दी जाती है दो पार्टीज के बीच में, उसे ही कहा जाता है कंसिडरेशन। छठवां, उचित मूल्य। उचित मूल्य से तात्पर्य कंपनियों के उस मूल्य से है जिस पर संपत्ति का विनिमय क्रेता एवं विक्रेता की जानकारी के मुताबिक हो सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि साधारण सी बात है कि उचित मूल्य वही मूल्य है जब कंपनियों का जो भी संपत्ति है उसको बेचा जाए या फिर उसका विनिमय हो पाए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि उचित मूल्य वही मूल्य है जिस पर कंपनियों की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को खरीदा और बेचा जाए, तो जो क्रेता और विक्रेता यानी बायर एंड सेलर जो है जिस मूल्य पर अपनी सहमति दे देते हैं कि हाँ ये मूल्य दोनों को स्वीकार होता है, तो उसी को कहा जाता है उचित मूल्य। अब हम बात करते हैं एकीकरण के गुण के बारे में, यानी मेरिट्स ऑफ अमलगमेशंस। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कभी भी अमलगमेशन ऑफ कंपनीज हो रहा है तो इस कंडीशंस में जब अमलगमेशन होगा तो यहाँ पर कौन सी लाभप्रद बात है, यानी कौन कौन सी अच्छी बातें हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला, पूंजी में वृद्धि। पूंजी में वृद्धि हो जाती है कंपनियों की। दूसरा, व्ययों में कमी। दो कंपनियां थी अब एक हो गई तो व्यय कम ही हो जाएंगे। तीसरा, प्रतिस्पर्धा में कमी। चौथा है बड़े पैमाने पर उत्पादन। दो कंपनियां मिलेंगी तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा ही। पांचवा, प्रबंध एवं नियंत्रण। यहाँ पर प्रबंध एवं नियंत्रण अच्छा हो जाता है। छठवां, विशेषज्ञों की सुविधा। और जो भी विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, कोई मैनेजमेंट में है, कोई अकाउंटिंग में है, तो वह यहाँ पर सुविधा मिल जाती है। सातवां, वितरण में सुविधा। और आठवां है बाजार पर नियंत्रण। और ये दोनों कंपनियां अगर कोई अच्छी कंपनियां मिल करके अमलगमेशन कर लेती हैं तो वे अच्छी तरीके से बाजार पर कंट्रोल यानी नियंत्रण कर सकती हैं। करते हैं एकीकरण के दोष के बारे में, यानी डिमेरिट्स ऑफ अमलगमेशंस। इसमें पहला है मूल्य में वृद्धि। मूल्य में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, प्रबंधकीय समस्याएं। जब दो कंपनियों के प्रबंधकीय जो भी गुण हैं आपस में मिलेंगे, प्रबंध आपस में मिलेगा, दोनों को अमलगमेट किया जाएगा तो प्रबंधकीय समस्याएं लाजमी है कि आएंगी ही। तीसरा है असहयोग। असहयोग की भावना आ ही जाती है। चौथा है पूर्ति पर नियंत्रण। पांचवा है अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण हो जाता है। छठवां है बड़े व्यवसाय को नुकसान। और सातवां है बड़े पैमाने पर उत्पादन की कठिनाई। तो मेरे प्रिय साथियों, यह बहुत ही नॉर्मल और आसान सा कॉन्सेप्ट था कंपनियों के एकीकरण यानी अमलगमेशन से। तो यहाँ पर आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजें, हम सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।